हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाउंडेशन क्लासेस। माय नेम इज़ अमित। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा सेशन है इसको आप बिल्कुल भी स्किप मत करना। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आज के जो क्वेश्चंस है ना, इनको अटेम्प्ट करने के बाद आपको एक्चुअल में पता चल जाएगा कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, आपकी तैयारी कितनी है, आप एग्ज़ाम देने के लिए प्रिपेयर हैं भी या नहीं है। इसलिए मेरे कहने से इस प्रैक्टिस सेट को 100% करके देखना। और जो प्रैक्टिस सेट आज मैं आपको करवा रहा हूँ, ये आपका जो लेटेस्ट सीटेट हुआ था उसके पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं, जो कि आपका दिसंबर 2022 से फैब 2023 तक चला था ना, ये उनके पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं। तो आप अच्छे से समझ सकते हैं कि ये कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप इन प्रैक्टिस सेट को 100% देखिए ताकि आपको पता चल सके कि आपकी तैयारी कितनी है। और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको टीचिंग से रिलेटेड हर स्टडी मटेरियल मिलेगा, ठीक है। और एकदम बेस्ट और ऑथेंटिक मटेरियल आपको मिलेगा, जैसे एनसीईआरटी का मैथमेटिक्स हो गया, एनसीईआरटी की साइंस हो गई, एनसीईआरटी ईवीएस हो गई, सोशल साइंस हो गई। तो हर सब्जेक्ट की प्रिपरेशन आपको इस चैनल पर करवाई जाएगी। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, सरसरी तौर पर पठन व बारीकी से पठन किसके उपकौशल हैं? तो इतना तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर पठन की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर पूछा है जो पठन है ना, वह बारीकी से पठन और सरसरी तौर पर जो पठन होता है वो किसके उपकौशल हैं। तो देखिए ऑप्शंस को, आपके श्रवण के हैं या फिर वाचन के हैं या फिर पठन के हैं या फिर लेखन के हैं। तो एकदम इजी क्वेश्चन है, आपका क्या होगा आंसर? आंसर नंबर सी। लेकिन देखिए इसमें काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी, क्योंकि अगर आपसे सरसरी तौर पर पठन पूछा जा चुका है ना, या बारीकी तौर पर पठन पूछा जा चुका है, तो आपसे द्रुत पठन भी पूछा जा सकता है, आपसे विहंग अवलोकन पठन भी पूछा जा सकता है। और ये सब चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेनेशन के अंदर बताता हूँ, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन को देखते हैं हम। पठन कौशल, देखिए इसके दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है आपका सहस्वर पठन और एक होता है आपका मौन पठन। आपको अच्छे से पता होगा। अब सहस्वर पठन क्या होता है? जब बच्चा हर एक अक्षर को आवाज करते हुए बोल बोल कर पढ़ता है तो वह कहलाता है आपका सहस्वर पठन, यानी कि अक्षरों व लिपि प्रतीकों को वाणी प्रदान कर अर्थ ग्रहण करना। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना आप लाइन को, यानी कि अक्षरों व लिपि प्रतीकों को वाणी प्रदान कर अर्थ ग्रहण करना क्या कहलाता है? आपका सहस्वर पठन कहलाता है, ठीक है। अब सहस्वर पठन के प्रकार कितने हैं, क्योंकि भाई इसके भी तो प्रकार होंगे ना, या इसमें क्या क्या शामिल होते हैं वो देखते हैं हम। तो आगे चलिए, देखिए सबसे पहले आता है आदर्श वाचन। आदर्श वाचन याद रखना है आपको। और इसमें क्या किया जाता है? यह शिक्षक के द्वारा किया जाता है। देखिए हर बच्चे का आदर्श कौन होता है? कोई ना कोई व्यक्ति होता है। तो यहाँ पर आदर्श कौन है? शिक्षक है। तो आदर्श वाचन में आपको याद रखना है, जो आदर्श वाचन है वो शिक्षक के द्वारा किया जाता है और छात्र फिर पीछे पीछे क्या करते हैं? शिक्षक का अनुकरण करते हैं, यानी कि पीछे पीछे बोलते हैं, शिक्षक की नकल करते हैं। इसके लिए शिक्षक का जो उच्चारण है वो स्पष्ट होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। पर नॉर्मल सी बात है, अगर शिक्षक का जो टीचर है उसका अगर उच्चारण स्पष्ट नहीं होगा तो बच्चे कैसे समझ पाएंगे, और अगर समझ नहीं पाएंगे तो बोल नहीं पाएंगे, ठीक है। तो सेकंड पर आता है आपका अनुकरण वाचन। अब अनुकरण से आप समझ गए होंगे। अब इसमें क्या होता है याद रखना, अब ये सारी लाइंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। यह छात्रों के द्वारा किया जाता है। अनुकरण वाचन कौन करता है? छात्रों के द्वारा किया जाता है। लेकिन देखिए आप, एक छात्र कविता या पाठ को पढ़ता है, फिर बाकी बच्चे क्या करते हैं? उसका अनुकरण करते हैं। इसको बोला जाता है आपका अनुकरण वाचन। उसके बाद आता है आपका समवेत वाचन। देखिए नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, समवेत, सम का मतलब होता है साथ, यानी कि साथ में वाचन। तो यह वाचन क्या होता है? यह वाचन समूह में किया जाता है। और किसके द्वारा? छात्रों के द्वारा किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप याद रखना, ठीक है। और इसी तरीके से आपका होता है मौन पठन। अब मौन पठन के बारे में आपको पता होगा, जब बच्चा बिना आवाज किए मन ही मन पढ़ता है तो वह क्या कहलाता है? आपका मौन पठन कहलाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना आप। अब इसके प्रकार देखते हैं हम। देखिए सबसे पहले आता है गंभीर मौन पठन। अब गंभीर मौन पठन का मतलब क्या होता है? इस पठन में पढ़ने की गति क्या होती है? कम होती है। आप गंभीर तरीके से पढ़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि इसमें हम पहली बार नवीन तथ्य या विचार को पढ़ रहे होते हैं, इसलिए अधिक ध्यान से क्या करना पड़ता है? हमें अधिक से अधिक ध्यान लगाना पड़ता है, ठीक है। देखिए कहने का मतलब क्या है, जब आप किसी भी सब्जेक्ट को
किसी भी पाठ को जब पहली बार पढ़ते हैं ना तो आप बहुत ही ज़्यादा ध्यान से पढ़ते हैं, जब सेकंड बार पढ़ते हैं तो हम थोड़ा तेज़ पढ़ते हैं, यानी कि हम एक तरह से रिवाइज करते हैं सेकंड टाइम में, ठीक है। तो जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं ना किसी भी नवीन तथ्य को या विचार को, तो आप गंभीर मौन पठन करते हैं, और इसमें क्या होती है, पढ़ने की जो गति है वो कम होती है। आप समझ गए होंगे, ठीक है। सेकेंड पर आता है आपका द्रुत पठन। अब द्रुत पठन क्या होता है, देखिए आप, इस पठन में पढ़ने की जो गति है वो तेज होती है। भाई द्रुत से ही आप समझ गए होंगे, यानी द्रुत यानी कि तेज, स्पीड के साथ पढ़ना। तो इस पठन में पढ़ने की जो गति है वो तेज होती है। क्यों? क्योंकि हम कहानी, उपन्यास, नाटक या फिर कोई जीवनी हो, इनको हम आनंद के तौर पर पढ़ते हैं, इसलिए मन ही मन तेज गति से पढ़ लेते हैं। तो आपको याद क्या रखना है, अगर आपसे आनंद के तौर पर पढ़ना पूछा जाए ना तो वो किया जाता है आपका द्रुत पठन के ऊपर, ठीक है। यानी कि द्रुत पठन के अंदर हम आनंद के लिए पढ़ते हैं, ठीक है। नॉलेज गेन करने के लिए नहीं पढ़ते हैं, हम आनंद के लिए पढ़ते हैं। तो इस चीज़ को आप याद रखना। और थर्ड नंबर पर आता है आपका विहंगावलोकन पठन। अब ये क्या होता है, देखिए इसमें चीज़ों को सिर्फ और सिर्फ रिवाइज किया जाता है, ठीक है। क्या किया जाता है, रिवाइज किया जाता है। जैसे कि हम पेजेस को जल्दी जल्दी पलटते हुए पढ़ते हैं, यह कहलाता है आपका व्यंग अवलोकन पठन। तो ये आपके पठन के प्रकार थे, सहस्वर पठन और मौन पठन। और इन लाइंस को आप 100% याद रखना। अगर आपसे बारीकी से यानी कि गंभीर मौन पठन के बारे में पूछा जा चुका है ना, तो बाकी चीजें भी पूछी जा सकती हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, रेखा कक्षा के एक विद्यार्थियों को अंग्रेजी पढ़ा रही है। क्या पढ़ा रही है? अंग्रेजी पढ़ा रही है। वह विद्यार्थियों को वस्तुओं के चित्र दिखाती है और फिर उनके नाम बताती है। तो रेखा क्या करने का प्रयास कर रही है? यानी कि पढ़ा तो वो इंग्लिश रही है, इंग्लिश पढ़ा रही है, लेकिन साथ में क्या कर रही है, वो वस्तुओं के चित्र दिखा रही है और फिर उनके नाम बता रही है। तो रेखा क्या करने का प्रयास कर रही है? तो देखिए, अपनी कक्षा को रुचिकर बना रही है। हाँ, ये तो ठीक है। देखिए, मैं आपको हमेशा बोलता हूं, जब भी आप पेडागोजी करें ना किसी भी सब्जेक्ट की, तो हमें चुनना होता है बेस्ट आंसर। पेडागोजी का मतलब होता है आपके पढ़ाने का तरीका। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे ना, तो आपको सारे के सारे जो ऑप्शंस है ना वो राइट लगेंगे, लेकिन हमें चुनना होता है बेस्ट। अब अपनी कक्षा को रुचिकर बनाना, भाई ये भी तो सही हो सकता है ना। भाई वस्तुओं के चित्र दिखा रही है, फिर उनके नाम बता रही है, तो बच्चों का इंटरेस्ट तो क्रिएट होगा ही। तो एक तरह से ये भी हमारा सही है, लेकिन हमें सारे ऑप्शन पढ़ने हैं, याद रखना आप, क्योंकि हमें बेस्ट चुनना होता है, सभी में से बेस्ट। ओके, आगे चलते हैं। अपनी चित्रकारी के कौशल का प्रदर्शन कर रही है, पर ये नहीं हो सकता। एक टीचर है ना, कभी भी ऐसा नहीं करेगा। उसका जो मकसद होता है, उसका जो एम, जो उद्देश्य होता है, वो बच्चों को पढ़ाना होता है, खुद की चित्रकारी को दिखाना नहीं होता, अपने कौशल को दिखाना नहीं होता, ठीक है। आगे देखिए, विद्यार्थियों को नए शब्द सीखने में मदद कर रही है। हाँ, ये भी आपका हो सकता है। आगे देख लेते हैं। अपने विद्यार्थियों को पढ़ने में मदद कर रही है, ये भी आपका हो सकता है, लेकिन हमें चुनना है बेस्ट। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा ना, वो होगा आंसर नंबर सी। आपको अच्छे से पता है, हर बच्चा अलग अलग तरीके से सीखता है, लेकिन हमने सुना है ना, अगर सुनने की बजाय जो चीज़ हम देखकर पढ़ते हैं ना, वो हमारे माइंड में ज़्यादा समय तक रहती है। तो इसलिए उसने ऐसा मेथड चुना है। अगर पहले वस्तुओं के चित्र दिखा रही है और फिर उनके नाम बता रही है, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर नंबर सी। आप एक एग्जाम्पल से समझिए। देखिए, जैसे मैंने आपसे पूछा, अगर जो एंगर है ना, एंगर का आप सिनोनिम्स बताइए। सिनोनिम्स को बोलते हैं पर्यायवाची, यानी कि आपको गुस्से का जो पर्यायवाची है ना वो बताना है। और मैंने आपके सामने रख दिया, आउटरेज होता है, फ्यूरी होता है, रैथ होता है, या फिर फ्यूरियस भी होता है, या फिर हम हिटेड भी, यानी कि बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, वो गर्म हो रहा है, ठीक है। तो हिटेड, तो ये भी क्या है, आपके सिनोनिम्स हैं, पर्यायवाची हैं। एक तो मैंने आपको इस तरीके से बता दिया, लेकिन अगर मैं आपके सामने ये इमेज रख दूँ और अब आपसे पूछूं, तो आप अपने आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर जो बच्चा है ना, ये रो रहा है या चुपचाप खड़ा हुआ है, और ये इसके क्या है, इसके फादर हैं जो इसको डांट रहे हैं। आप समझ सकते हैं इमेज से। तो ये जो इमेज है ना, इसने काफ़ी कुछ चीज़ें बता दी। तो अब मैं पहले आपको इमेज दिखाऊं और उसके बाद अगर मैं आपको एंगर के सिनोनिम्स बताऊंगा ना, तो आप ज़्यादा अच्छे से याद रख पाएंगे। तो उन्होंने इस मेथड का यूज़ किया है, ठीक है। आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा अधिगम के संदर्भ में भाषा अर्जन उपकरण की अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है, एकदम इजी क्वेश्चन है। भाषा अर्जन के बारे में किसने बात की थी? आपके चॉम्स्की ने। मैंने काफ़ी बार ये चीज़ें बताई हैं। अब चॉम्स्की ने क्या बोला था, अब बच्चे के जो दिमाग है ना, उसके जो भाषा ग्रहण करने की जो क्षमता है, अर्जित करने की जो क्षमता है, वो जन्मजात होती है। बच्चे के दिमाग में भाषा यंत्र होता है जो क्या करता है, खुद से भाषा को ग्रहण कर लेता है, खुद से ही व्याकरण के नियम बना लेता है। ये सब चीज़ें मैंने आपको थ्योरी क्लासेस में बताई थी, ठीक है। तो आगे एक्सप्लेनेशन को देखते हैं हम। देखिए, नोम चॉम्स्की के अनुसार
देखिए नोम चोम्स्की क्या है, एक भाषा के ही वैज्ञानिक है, आपको याद रखना है भाई। आगे देखिए चोम्स्की के अनुसार बच्चों में भाषा सीखने की जो क्षमता होती है वो जन्मजात होती है, यानी कि जब बच्चे पैदा होते हैं ना तो अपने साथ ही इस क्षमता को लेकर पैदा होते हैं, यानी कि बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं। ठीक है, आगे देखिए इनका मानना है कि बच्चे अपने आसपास के लोगों से जब भाषा सुनते हैं तो उनके दिमाग में भाषा अर्जन एक यंत्र होता है जो क्या करता है, जो भाषा को अपने अंदर भर लेता है, इंटरनलाइजेशन कर लेता है, जिससे सहज भाषा अर्जन होता है। यानी कि बच्चे को फोर्सफुली नहीं सीखना पड़ता, बच्चा अपने आप ही भाषा को सीख लेता है। और ये चीज़ आप प्रैक्टिकल भी सोच सकते हैं। भाई एक जो छोटा बच्चा होता है जब पैदा होता है उसकी लैंग्वेज नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे वो हमारे साथ रहता है ना और जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है तो आपने खुद देखा होगा वो वर्ड्स बोलने लगता है, धीरे धीरे वो एक कंप्लीट सेंटेंस को बोलना स्टार्ट कर देता है। तो ये चीज़ें आपने सिखाई थोड़ी ना, बच्चे ने खुद से ही तो अर्जन की है, बच्चे ने खुद से ही तो अर्जित की हैं। तो इसके बोला जाता है भाषा अर्जन। और ये किसने बोला था, आपके नोम चोम्स्की ने। आगे चलते हैं, देखिए चोम्स्की के अनुसार बच्चों के दिमाग में क्या है, एक भाषा अर्जन यंत्र होता है। यह यंत्र खुद से ही बच्चों के दिमाग में अपने आप व्याकरण के नियमों का निर्माण कर देता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है भाई, आपसे 100% पूछी जाएगी। यह क्या करता है, व्याकरण के नियमों का अपने आप ही निर्माण कर देता है, अपने आप ही निर्माण कर देता है, जिसे क्या बोला जाता है, सार्वभौमिक व्याकरण। मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई ये, ठीक है, याद रखना आप। आगे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनीता अपने शिक्षार्थियों की हमेशा यह मदद करती है कि वे अंग्रेजी की कक्षा में सीखे गए शब्दों को अन्य विषयों के साथ जोड़ना व प्रयोग करना सीखे। इससे उससे के विद्यार्थियों को किस बात में मदद मिलेगी। देखिए जब मैंने थ्योरी करवाई थी तो मैंने आप एक एकीकृत वर्ड का यूज किया था जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीग्रेटेड। क्या बोला जाता है, इंटीग्रेटेड। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जो सब्जेक्ट है ना, जो आपके विषय है ना, सबको एक साथ जोड़कर पढ़ाना। ठीक है, क्योंकि हर सब्जेक्ट के अंदर क्या होती है, भाषा होती है, लैंग्वेज होती है। इसलिए हमें जो विषय है ना उनको इंटीग्रेटेड तरीके से पढ़ाना चाहिए, एकीकृत तरीके से पढ़ाना चाहिए, एक विषय को दूसरे विषय से कनेक्ट करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए आप ऑप्शंस को, अंग्रेजी भाषा के महत्व को पुनर्बलन, गलत है भाई। अंग्रेजी में सीखे गए तथ्यों को अन्य विषयों से संबंध कर पाना, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, आंसर नंबर बी। फिर भी हम आगे देखते हैं, अंग्रेजी भाषा के प्रति बने भय को दूर करना, ये भी नहीं है भैया आपका। अंग्रेजी की शब्द संपदा याद करना, ये भी नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, आंसर नंबर बी, याद रखना आप। ठीक है, आगे चलते हैं, रोमी कक्षा 3 को पढ़ाती है, कक्षा 3 को पढ़ा रही है भाई। पाठ्य पुस्तक में दिए गए नाटक के शिक्षण के समय रोमी को किस विधि का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि उसके विद्यार्थी नाटक का आनंद ले सकें। तो पूछा जा रहा है किस विधि का यूज करना चाहिए जिससे विद्यार्थी नाटक का आनंद ले सकें, और क्या कहा गया है, पाठ्य पुस्तक में दिया गया है नाटक। ठीक है, तो देखिए आप ऑप्शंस को, सहस्वर वाचन करवाना चाहिए, भूमिका निर्वाह यानी कि रोल प्ले, क्या बोला जाता है इसको, रोल प्ले बोला जाता है, या फिर मौन पठन करवाना चाहिए, या फिर चित्र संयोजन करवाना चाहिए। आपके लिए इजी होगा और आप समझ गए होंगे। यहां पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर नंबर बी, यानी कि भूमिका निर्वाह, रोल प्ले। आप बच्चों को अपने अपने कैरेक्टर दे दीजिए, बच्चे उन कैरेक्टर को निभाएंगे और अपने अपने तरीके से चीज़ों को बोलेंगे। इससे उनका वाचन भी बढ़ेगा और उनकी क्या हो जाएगी, भूमिका निर्वाह यानी कि रोल प्ले भी हो जाएगा, और बच्चे आनंद भी उठा सकेंगे, उनका मनोरंजन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर नंबर बी। आगे चलते हैं, देखिए मैंने रोल प्ले के बारे में आपको बताया था। अब इस विधि द्वारा किसी विषय का ज्ञान अभिनय के माध्यम से दिया जाता है, यानी कि नाटक के माध्यम से। इसमें छात्र हाव भाव के साथ मौखिक रूप से स्वयं को क्या करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं। और एक मैंने आपको बताया था एकांकी, जिसको हम वन एक्ट प्ले बोलते हैं, यानी कि अकेला बंदा ही क्या कर रहा है, प्ले कर रहा है। तो देखिए एक अंक वाले नाटकों को एकांकी कहते हैं। इसमें एक विशेष उद्देश्य की अभिव्यक्ति करते हुए कम से कम समय में भावों के द्वारा अधिक से अधिक प्रभाव छोड़ने का प्रयास किया जाता है। एकांकी पठन के बाद इसका मंचन करवाना यानी कि नाटक करवाना आवश्यक होता है, क्योंकि मंचन संदर्भ अनुसार उचित उतार चढ़ाव के साथ बोलने के कौशल का विकास करता है। तो आपको क्या क्या याद रखना है, रोल प्ले के अंदर जो मौखिक रूप है ना उसको महत्व दिया जाता है, इससे बोलने के कौशल का विकास होता है। ये सब चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, आगे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोसेफ प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थियों
प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थी का मतलब क्या होता है, यानी कि वो शिक्षार्थी जो पहली बार किसी नए सब्जेक्ट को पढ़ रहे होते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, जो पहली बार क्या पढ़ रहे हैं, आपका अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए आगे, को अंग्रेजी पढ़ाते समय द्विभाषिक शब्द सूची का प्रयोग करता है, तो वह किस सिद्धांत का प्रयोग कर रहा है। तो देखिए आप ऑप्शंस को, समग्र भौतिक प्रतिक्रिया, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टीपीआर, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। सेकंड ऑप्शन है आपका व्याकरण अनुवाद विधि, थर्ड है आपका मौन विधि, और फोर्थ है आपका परामर्श कोर्स। तो आप खुद देखिए, यहां पर बोला जा रहा है प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थी हैं और उनको अंग्रेजी पढ़ाते समय द्विभाषिक यानी दूसरी भाषा का यूज किया जा रहा है। दूसरी भाषा के जो शब्द है ना, वो यूज करके पढ़ाया जा रहा है। तो यहां पर क्या किया जा रहा है, आपके लिए इजी हो गया होगा। यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर बी, यानी कि व्याकरण अनुवाद विधि। यानी कि जो बच्चे हैं ना, वो नहीं समझ पा रहे इंग्लिश को, तो टीचर क्या कर रहा है, बच्चों की जो मातृभाषा है ना, उसके अंदर बच्चों को समझाने की कोशिश कर रहा है, और इसको बोला जाता है व्याकरण अनुवाद विधि। यानी कि आप जो भाषा है उसका अनुवाद कर रहे हैं और इस तरह से बच्चों को सिखा रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। तो देखिए व्याकरण अनुवाद विधि पर ध्यान दीजिए। इस विधि में व्याकरण और उसके अनुवाद पर क्या दिया जाता है, बल दिया जाता है। इसमें द्विभाषा आ गया ना आपका, इसमें द्विभाषा पर बल दिया जाता है। यानी कि जो चीज पढ़ाई जा रही है उसे बच्चे की मातृभाषा के अंदर अनुवाद करके पढ़ाया जाता है, ताकि बच्चा अच्छे से सीख सके। और इसके प्रवर्तक कौन थे, यानी कि यह विधि किसने दी थी, श्री रामकृष्ण भंडारकर ने, इसलिए इसे भंडारकर विधि भी कहते हैं, याद रखना आप। अब जो व्याकरण विधि है इसका दूसरा नाम क्या है, भंडारकर विधि। तो इस टाइप के जो फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं ना, वो आपके जैसे एस्टेट हो गया, रिट हो गया, इनमें आते हैं ज़्यादा। सीटेट के अंदर फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं आते हैं, वहाँ पर हमेशा अप्लाइड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, लेकिन फिर भी आप याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है। अब भंडारकर विधि का दूसरा नाम क्या है, व्याकरण अनुवाद विधि, ठीक है। आगे चलते हैं। रवि अपने विद्यार्थियों को ड्रामा सिखा रहा है। ड्रामा का मतलब आप समझ गए होंगे, एक तरह से नाटक हो गया। ड्रामे का प्रयोग करके रवि अपने विद्यार्थियों की किस तरह से मदद कर रहा है। देखिए हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था रोल प्ले के बारे में, और रोल प्ले में मैंने आपको बताया था किस पर ध्यान दिया जाता है, आपके मौखिक रूप पर, ठीक है, आपके वाचन पर, ठीक है, आपके बोलने के कौशल पर, यानी कि आपका जो मौखिक कौशल हो गया ना, उस पर ध्यान दिया जाता है। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। अब आप ऑप्शंस को देखिए। संवाद लेखन दक्षता विकसित करना, गलत है भाई, यानी कि लेखन पे ध्यान थोड़ी नहीं जाता है, वो तो ड्रामा करा रहा है। नाटक पढ़ने की दक्षता विकसित करना, गलत है भाई, पढ़ने की दक्षता नहीं। आगे देखते हैं। संप्रेषणात्मक दक्षता विकसित करना, हाँ ये आपका हो सकता है। आगे देखते हैं। अभिनय के गुण को विकसित करना, ये भी आपका नहीं होगा, लेकिन जो मैक्सिमम बच्चे हैं ना वो इसको ही चूज करेंगे, अभिनय को चूज करेंगे, लेकिन ये गलत है आपका। हमारा जो मकसद होता है ना, वो बच्चों को भाषा सिखाना होता है, कम्युनिकेशन जो लेवल है ना उनका, उसको सिखाना होता है। और यहाँ पर जो संप्रेषणात्मक है ना, इसका मतलब ये होता है कम्युनिकेशन, यानी कि जब बच्चा अपनी बात दूसरों से अच्छे से कह पाए और दूसरों की बात खुद भी समझ पाए, इसको हम संप्रेषण बोलते हैं, कम्युनिकेशन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर नंबर सी। आगे चलते हैं। देखिए चॉम्स्की द्वारा प्रतिपादित भाषा अर्जन उपकरण का क्या प्रकार्य है। मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले भी हमारे पास आया था। तो देखिए अभिभावकों के प्रति समझ बनाना, गलत है भाई। सार्वभौमिक व्याकरण को समझना, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था कि ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, सार्वभौमिक व्याकरण। यहां पर चॉम्स्की ने क्या बोला था, बच्चे के दिमाग में एक भाषा यंत्र होता है जो खुद से ही व्याकरण के नियमों का निर्माण करता है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी एक भाषा को समझना ये भी नहीं हो सकता, और इस बात के प्रति समझ बनाना कि भाषा सीखना आसान है, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर नंबर बी। आगे चलते हैं। देखिए चॉम्स्की के अनुसार बच्चों के दिमाग में भाषा यंत्र होता है, भाषा अर्जन यंत्र होता है, याद रखना आप। यह यंत्र खुद से ही बच्चों के दिमाग में अपने आप व्याकरण के नियमों का निर्माण कर देता है, और इसे कहा जाता है आपका सार्वभौमिक व्याकरण। मैं बता चुका हूं, ठीक है। आगे चलिए। सुधा कक्षा 2 में अंग्रेजी पढ़ा रही है। देखना आप, यह आदेश और निर्देश दे रही है जिससे कि विद्यार्थी आदेश अनुसार निष्पादन कर सके। निष्पादन का मतलब होता है उस चीज को फॉलो कर सके, जैसा टीचर ने बोला है वैसा ही बच्चे भी करें। तो वह भाषा अधिगम के किस उपागम का अनुसरण कर रही है। तो देखिए आप, परामर्श कोर्स नहीं होगा भैया आपका, समग्र भौतिक प्रक्रिया यानी कि टीपीआर, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, या फिर संप्रेषणात्मक उपागम, या फिर मानवीय उपागम। अब बताइए यहाँ पर क्या होगा। देखिए टीचर क्या कर रही है, आदेश या निर्देश दे रही है, वो बच्चों को चीजें करके दिखा रही है, और सेम टू सेम बच्चे उस चीज को रिपीट कर रहे हैं। यह कहलाता है आपका समग्र भौतिक प्रतिक्रिया यानी कि टीपीआर। और टीपीआर में मैंने आपको समझाया था
टोटल फिजिकली रिस्पॉन्स, यानी कि जैसा टीचर करेगी ना बच्चे भी उसके साथ वैसा ही करते हैं। ठीक है, जैसे टीचर ने आवाज़ निकाली, भाई कोई कविता पढ़ा रही है टीचर, चिड़िया के बारे में पढ़ा रही है, तो चिड़िया जैसी क्या करेगी, आवाज़ निकालेगी मुंह से, और इसी तरीके बच्चे भी उनके साथ साथ करेंगे इस चीज़ को। इसको बोलते हैं टोटल फिजिकली रिस्पॉन्स। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था टीपीआर यानी कि टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, यह विधि किसने दी है, जेम्स आशेर ने दी है। और यह विधि कैसी होती है, शिक्षक केंद्रित होती है। क्यों, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, शिक्षक ही इसको स्टार्ट करता है। जैसा जैसा शिक्षक करता है ना वैसे वैसे बच्चे इनके पीछे पीछे करते हैं, यानी कि इनका अनुकरण करते हैं। इसलिए जो केंद्र तो कौन है, आपके शिक्षक ही हैं। जैसे देखिए मैंने कुछ एग्जाम्पल भी बताए थे आपको, जैसे शिक्षक पढ़ाते समय क्या करता है या समझाते समय अपने हाथों को हिलाते हैं, तो ये भी क्या है, एक टीपीआर है। अपनी उंगली का उपयोग करके हवा में क्या बना रहा है टीचर, एक वृत्त बना रहा है, ये भी क्या है, टीपीआर ही है। और बच्चे साथ साथ क्या कर रहे हैं, उसका अनुकरण कर रहे हैं, वो भी क्या है, टीपीआर है। ठीक है, आगे चलते हैं। रितु चाहती है कि उसके विद्यार्थी शब्दों को सही तरीके से लिख सकें। देखिए लिखने के बारे में हो रही है बात, शब्दों को सही तरह से लिख सकें। आप जब क्वेश्चन पेपर को करें ना तो ये जो मेन वर्ड होते हैं ना इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए अपने पेंसिल वगैरह से। ठीक है, ताकि आप उस चीज़ के ऊपर फोकस कर सके या किस चीज़ के बारे में पूछा जा रहा है। जब आप ऑप्शंस को चूज करेंगे ना तो वहां पे ये चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। ठीक है, तो देखिए शब्द रचना के किन तत्वों को समझने की जरूरत है। तो वर्तनी और पठन के बारे में बात हो रही है, गलत है भैया आपका। वर्तनी तो ठीक है, लेखन के अंदर वर्तनी होती है लेकिन पठन नहीं होता, वहां पे तो लेखन होता है ना। आगे देखिए संयुक्तिकरण और रूपांतरण, हाँ ये आपका हो सकता है। आगे देखिए लेखन और श्रवण, लेखन तो ठीक है लेकिन श्रवण नहीं हो सकता, इसलिए गलत हो गया। समानार्थी और विपरीतार्थी ये तो हो ही नहीं सकता, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर नंबर बी। अब यहाँ पे आपको संयुक्तिकरण का मतलब पता होना चाहिए। संयुक्तिकरण का मतलब होता है संयुक्त करना। जैसे कि आप दो शब्दों को जोड़ रहे हैं, दो वर्णों को जोड़ रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, आप संयुक्तिकरण कर रहे हैं। ठीक है, और एक होता है आपका रूपांतरण। अब रूपांतरण क्या होता है, रूपांतरण का मतलब होता है व्याकरण का सही तरीके से प्रयोग कर पाना। जैसे कहां पर क्या आएगी, वर्ब आएगी, कहां पर आपका कर्ता आएगा, कहां पे आपका कर्म आ रहा है, तो इसको बोलते हैं रूपांतरण करना। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर नंबर बी। आगे चलते हैं। देखिए सुजाता अपने विद्यार्थियों को वाक्य संरचना सिखा रही है। क्या सिखा रही है, वाक्य संरचना सिखा रही है। वह ड्रिल की विकल्प सूची का प्रयोग कर रही है। वह भाषा शिक्षण के किस उपागम का प्रयोग कर रही है। भाई नॉर्मल सी बात है, जब वाक्य संरचना सिखा रही है तो हमारा आंसर भी क्या होगा, संरचनात्मक उपागम। ठीक है, यानी कि स्ट्रक्चर्ड, संरचना को बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड करना, स्ट्रक्चर्ड उपागम का यूज कर रही है वो। अब हम आगे एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। देखिए वाक्य संरचना में वाक्यांशों, शब्दों और मात्राओं के संरचनात्मक आयामों को समझने से बच्चों को सही और व्यवहारिक तरीके से वाक्य को लिखने में मदद मिलती है। जैसे आप एक एग्जाम्पल से समझिए, जैसे मैंने बोला मैं स्कूल जाता हूं और एक मैंने लिखा मैं जाता हूं स्कूल, तो आप बताइए कौन सा सही है। आप आसानी से जवाब दे देंगे कि मैं स्कूल जाता हूं। तो इसमें क्या किया गया, इसमें वाक्य की संरचना की गई है। अब स्टार्टिंग में क्या आएगा, आपका कर्ता आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या आएगी आपकी, यहां पर आपकी क्रिया है, ये क्या है आपका क्रम है। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, एक वाक्य संरचना के अंदर होती हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, आपका आंसर नंबर ए, यानी कि आपके संरचनात्मक। ठीक है, आगे चलते हैं। गुरजीत भाषा अधिगम में शब्द भंडार के महत्व को समझाती है। किसके महत्व को, शब्द भंडार के महत्व को। आपके अनुसार शब्द भंडार विकसित करने की जो सर्वोत्तम युक्ति है वो कौन सी है। तो देखिए विद्यार्थियों को पाठ में आए कठिन शब्दों को रेखांकित करने और उनसे वाक्य बनाने के लिए कहा जाए। हाँ भाई आपका हो सकता है, लेकिन मैंने बोला ना आपको बेस्ट चुनना है। आगे देखिए विद्यार्थियों को दिए गए संदर्भ के आधार पर शब्दों के अर्थ का अनुमान लगाने के लिए कहा जाए। हाँ ये भी आपका हो सकता है। और आप अगर देखें तो इसकी बजाय ये आपका क्या है, बेस्ट आंसर है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे संदर्भ के बारे में बात हो रही है। अब संदर्भ के अनुसार भाई आप बच्चों को कितनी चीजें रटवाएंगे। ठीक है, आप क्या करेंगे, जब आप बच्चों को पढ़ाते हैं ना तो जिस पाठ को आप पढ़ा रहे हैं अगर उस पाठ के अंदर आपके सामने कोई कठिन वर्ड आता है ना तो यानी इसको बोलते हैं संदर्भ में पढ़ाना। यानी कि जिस समय जो वर्ड आया ना उसको आपने क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया। तो आपका बेस्ट आंसर बी हो सकता है। फिर भी आगे देखिए विद्यार्थियों को शब्दों की सूची बनाने और उनका अर्थ याद करने के लिए कहना गलत है भाई। आप याद नहीं करवाएंगे, रटवाएंगे नहीं चीजों को, आप तो समझाएंगे। विद्यार्थियों को कहा जाए कि जब भी किसी कठिन शब्द से सामना हो तो शब्दकोश की मदद लें, गलत है भाई। आप क्या करेंगे, आप संदर्भ में पढ़ाएंगे। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आंसर नंबर बी। ठीक है, आगे चलते हैं। निंदा अपनी कक्षा में चित्ता चित्ता, ये पाठ का नाम है भाई, कविता का नाम है ये, चित्ता चित्ता कविता का पठन व गायन करवाने से पहले चित्ते का क्या कर रही है, चित्ते पर चर्चा करती है। तो निंदा क्या करने की कोशिश कर रही है,
तो देखिए आप, नॉर्मल सी बात है, आप समझ गए होंगे। देखिए, अपने विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को क्रियाशील बना रही है, यही आपका करेक्ट आंसर होगा भाई। फिर भी हम आगे देख लेते हैं। अपने विद्यार्थियों को पाठ का शीर्षक बता रही है, गलत है भाई। अपने विद्यार्थियों की रुचि को क्रियाशील बना रही है, ये भी आपका हो सकता है। अपने विद्यार्थियों को बता रही है कि कविता कैसे पढ़ी जाती है, गलत है भाई। हमारा बेस्ट आंसर क्या होगा? आंसर नंबर ए। यानी कि पहले वो क्लास में आने के बाद बच्चों को चित्ते के बारे में थोड़ा थोड़ा कुछ बता रही है, वो एक माहौल क्रिएट कर रही है। ठीक है, तो क्या कर रही है? वो पूर्व ज्ञान को क्रियाशील बना रही है कि बच्चे चित्ते के बारे में कितना ज्यादा जानते हैं, और उस तरीके से वो पाठ को इंप्लीमेंट करेगी, पाठ को पढ़ाएगी। ठीक है, तो आगे देखते हैं। प्रतिस्थापन विकल्प सूची किसके शिक्षण में इस्तेमाल की जाती है? ऑप्शंस को देखिए आप। व्याकरण में, आपकी कविता में, शब्द अर्थ के अंदर, या फिर रचनात्मकता में। तो यहां पर जो आपका करेक्ट आंसर होने वाला है वो आंसर है आंसर नंबर ए। जो आपका प्रतिस्थापन विकल्प सूची है ना, इसका यूज किया जाता है व्याकरण के अंदर, व्याकरण की संरचना के अंदर। तो हम एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। देखिए, प्रतिस्थापन सूची भाषा में सही पैटर्न का प्रयोग करने के लिए एक उपकरण की तरह प्रयोग की जाती है। यानी कि आप भाषा सिखाना चाहते हैं, भाषा का सही पैटर्न सिखाना चाहते हैं बच्चों को, तो वहां पर यूज की जाती है आपकी प्रतिस्थापन सूची। जैसे कि वाक्य की संरचना कैसी होनी चाहिए, ये आप सिखाएंगे बच्चों को। शब्दों का क्रम कैसा होना चाहिए, यानी कि कहां पर आपका कर्ता आएगा और कहां पर आपका क्रम आएगा। ठीक है, या वाक्य विन्यास कैसा हो, किसी भी स्ट्रक्चर का, किसी भी शब्द का, या किसी भी वाक्य का। ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम प्रतिस्थापन सूची। तो आपको याद रखना है, प्रतिस्थापन सूची का कहां पर यूज करते हैं हम? व्याकरण के अंदर। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर नंबर ए। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी त्रुटि लेखन कौशल त्रुटि नहीं है? यानी कि लेखन कौशल से रिलेटेड त्रुटि नहीं है पूछा भाई। इस चीज पे आप हमेशा फोकस करना। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन को देखिए आप। पत्र का गलत प्रारूप, हाँ ये तो आपके लेखन से संबंधित है, सीधी सी बात है। विराम चिन्ह की त्रुटियां, ये भी आपके लेखन से है, क्योंकि विराम चिन्ह आप लिखकर ही तो लगाते हैं ना, तो ये तो है आपकी। आगे देखिए, स्वर शैली यानी कि लहजा की त्रुटि, ये आपका नहीं हो सकता। ये तो आपका किससे है? आपके पढ़ने से रिलेटेड है। ठीक है, ये आपके लिखने से रिलेटेड नहीं है। आगे देखिए, वर्तनी की त्रुटि, ये भी किससे है? आपकी लेखन से रिलेटेड है। तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर नंबर सी, क्योंकि हमसे नहीं पूछा था। तो जो आपकी स्वर शैली है ना, लहजा है ना, ये किससे रिलेटेड होता है? आपके पठन से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो यहां पर आंसर क्या होगा? आंसर नंबर सी। तो देखिए, ये आपके 15 क्वेश्चंस थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि ये आपके जो लेटेस्ट सीटेट हुआ था ना, उसके क्वेश्चंस हैं। तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो किस तरीके का आने वाला है। यही क्वेश्चन रिपीट होने हैं, यहीं से कंसेप्ट उठाए जाएंगे। तो आप किसी भी क्लास को मिस मत कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको अच्छे से पता है आपके लिए ये चैनल कितना बेनिफिशियल होने वाला है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।